मैं पूर्णिमा नीरज सिंह मेरा नाम है, मेरा नाम पूर्णिमा सिंह नहीं है। हुँ, तो नीरज तो रहेंगे ही रहेंगे, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में रहेंगे। हुँ, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। मैं उनसे 5 काम पूछ लूँ ना कि विगत 15 वर्षों में कोई 5 काम बता दीजिए जो आपने किए हों हुँ। झरिया के लिए, 5 काम, ज़्यादा नहीं। मैं तो 5 ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 भी बोल दूँ तो शायद वो ना बोल पाएँ। जब तमाम कांग्रेसी नेता जब राम मंदिर नहीं जा रहे थे या राम कथा नहीं करा रहे थे अपने विधानसभाओं में, तब आप भव्य राम कथा का आयोजन करा रही थी। तब लगा कि नहीं मतलब अब तो समय आ गया है कि पूर्णिमा नीरज उससे सिंह। पहले मैंने इफ्तार कराया था लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर 5,000 वोटर भी अगर अल्पसंख्यक के डाइवर्ट हुए, तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर पूर्णिमा नीरज सिंह को होगा और लोग ये भी बता रहे हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ और राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि इस सीट पर जीत का मार्जिन, हार का मार्जिन महज 5 से 6,000 का होगा। कैसे रिएक्ट करेंगे और इसका क्या काउंटर है? क्या यहाँ पे एक तरह से चुनाव न सिर्फ प्रत्याशी के खिलाफ होती है बल्कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल क्या प्राइवेट कंपनीज भी जो यहाँ पे जो कंपनियां काम कर रही हैं उनकी भी होती है? क्या दोनों ही तरफ से आपको दोनों खेमों से चुनौती मिल रही होती है, दोनों खेमों से आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है क्या? इस तरह की चीजें इलेक्शन में होती हैं क्या? बड़ी मज़ेदार बात आपको बताती हूँ। आपकी सरकार की वापसी हो रही है या मामला अब भी आपको यहाँ भी 50-50 का लग रहा है? क्या लग रहा है? मुझे लग रहा हो रही है। 50-50 तो अच्छा संकेत है। पहले साल में ही हमारी सरकार 5 लाख युवाओं को नौकरी देगी। जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 12,000 के आसपास की सरकारी नियुक्तियां हुई हैं। ये आंकड़ों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। कैसे देखती हैं और युवाओं को क्या बता रही हैं अपने इलाके में? आपकी सरकार में उत्पाद सिपाही भर्ती में मामले में लगातार बच्चों की मौत हुई। एक मौत, दो मौत, तीन मौत, इसके बाद कहा गया कि कम से कम सरकार को सुध लेनी चाहिए थी। लगातार मौतें होती गई, सरकार ने सुध नहीं ली, बाद में उनके मुआवजे का ऐलान किया गया जब बीजेपी सड़कों पर उतर आई तब। कैसे देखती हैं मेरी चुनाव? लड़ाई का हाँ। जो अंत होगा वो उस कोर्ट केस के साथ होगा जहां उस व्यक्ति को सज़ा होगी और उसके साथ जितने लोग मिले हुए हैं 11 लोग उनको सज़ा होगी। ये मेरी लड़ाई का सिर्फ एकमात्र हिस्सा है। झारखंड के राजनीतिक मानचित्र पर यूं तो 81 विधानसभा की सीटें हैं, पर जिस एक सीट को लेकर राज्य की राजधानी से लेकर राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरणविद जिसे बर्निंग सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, वो सीट है झरिया। झरिया अलग अलग मायनों में हर शख्स के लिए यहां रहा है। जैसे झरिया मजदूरों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। झरिया बाहुबलियों के लिए अखाड़ा है राजनीति का, वो भी एक जरिया ही है। झरिया बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए निवेश का जरिया है। जरिया एक तरह से यहाँ के सामान्य जनजीवन के लिए यूं कहें कि जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके नीचे आग लगी है। झरिया जैसा कि मैंने कहा कि सबके लिए बहुत अलग है। झरिया 1960 के दशक में कहते हैं कि बलिया से एक बाबू साहब चलकर आए, रोजगार की तलाश में आए, तो एक अखाड़े में पहलवान को पटक दिया। बाद में बीपी सिन्हा के लठैत हुए और बीपी सिन्हा की जब राजनीतिक हत्या हुई तब यहाँ के अर्थव्यवस्था, यहाँ के बाजार पर उनका नियंत्रण हुआ। और इसके बाद 77 में, 80 में, 85 में, 90 में लगातार जनता पार्टी के टिकट पर वे यहां से चुनाव जीते, झरिया के विधायक हुए। उनके निधन के बाद उनके भाई बच्चा सिंह इसी झरिया से विधायक हुए। उसके बाद कुंती देवी, उनके बेटे संजीव सिंह। कहते हैं ये वो झरिया है जहां सूर्यदेव सिंह के बुलावे पर उसी बलिया के बाबू साहब चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर चले आते थे दही चूड़ा खाने के लिए। तो झरिया की अलग अलग कहानी है। जितनी झरिया सूर्यदेव सिंह की है उतनी आज ये झरिया पूर्णिमा नीरज सिंह की है, उतनी ही आज ये झरिया यहाँ की जनता के लिए भी है। कहते हैं कि झारखंड में पहली बार, मतलब एकीकृत बिहार में जब पहली बार 1952 में चुनाव हुआ, तब पहली दफा यहाँ शिव प्रसाद कांग्रेस के विधायक चुने गए और उसके बाद 52 बरस बाद इसी झरिया में पूर्णिमा नीरज सिंह ने कांग्रेस का झंडा लहराया। आज झरिया चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। झारखंड के 81 विधानसभा के साथ हमारे साथ झरिया की सीट पर वर्तमान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद है। रात के लगभग मुझे लगता है कि 12:30 से भी ज्यादा हो रहा है। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट नेतागढ़ में। थैंक यू। और काफ़ी समय से आपका देख रही थी कार्य, आकाश जी, एंड आई वाज वंडरिंग कि मेरा वाला कब होगा। बहुत सारे सवाल हैं। एक तो मैं पहला तो इसी सवाल से ही इस पूरी बातचीत की शुरुआत करता हूँ। पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रही थी तब की स्थितियां बहुत अलहदा थी, बहुत अलग थी आज की वर्तमान स्थिति से। तब आपके दिवंगत पति नीरज सिंह की संवेदनाएं, वो तमाम चीजें थी। इस बार वो संवेदनाएं इस बार पहले के मुकाबले बहुत कम। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं और जब घूम रही हैं क्षेत्र में तो क्या लग रहा है, क्या आउटकम आपको नजर आता है?
देखिए, कहूँगी तो राजनीति में इस पे सब लोग हँसेंगे, जी। क्योंकि जो मैंने सुना है, जो कहते हैं कि विकास के नाम पे जो है, हाँ। चुनाव जीता नहीं जाता है। मैं ये कहती हूँ कि मैं विकास के नाम पे चुनाव जीतूँगी नहीं हुँ, या हारूँगी, उसको वो बात की बात है, लेकिन विकास के नाम पे चुनाव लड़ ज़रूर रही हूँ। तो अभी जो मुद्दे हैं झरिया, आपने झरिया का इतना अच्छा इंट्रो दिया, इतनी अच्छी बातें आपने बताई। झरिया में जिस तरीके से झरिया को शोषित किया गया, हुँ, जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया विगत के 15 वर्षों में, हुँ, तो जो एक नाउम्मीदी थी झरिया में, जो एक अविश्वास था कि अब इस जगह का कुछ हो नहीं सकता है, हुँ, खाली होना है, हटना है, जाना है, यहाँ से जो लेना है लेकर बस निकल जाना है। हुँ, तो वो जो बात थी, और तब जो एक प्रण लिया था, एक बात कही थी लोगों से कि नहीं, उम्मीद है, और हुँ, जब अच्छे लोग आएंगे, हुँ, जो लोग जिनके पास कुछ विजन है, कुछ मिशन है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। और उसी उन्हीं बातों को लेकर, और दूसरी बात है कि जो विकास के कार्य हम कर पाए हैं इस सरकार में, हुँ, जो जिस तरीके से विगत सरकारों में, मैं आपको बताती हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं उसी चौक पर खड़े होते हैं जहाँ मेरा कार्यालय है, और वहाँ कहते हैं कि हम नया झरिया बसाएंगे। तो वो जो उस समय के 4 साढ़े 4 लाख लोग थे, उन्हें लगता है कि हम जाएँगे कहाँ अगर नया झरिया बसेगा तो। हुँ, क्योंकि पहले भी जो रिहैबिलिटेशन का जो क्राइटेरिया रहा है, वो इतना इतना पुअर रहा है कि आज भी लोगों को, आपके पास संसाधन होने के बावजूद, आप उनको जो है ढंग से विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं। या तो विस्थापन में आप ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, गुंडागर्दी का इस्तेमाल करते हैं, हुँ, गोली बम का इस्तेमाल करते हैं, हुँ। लेकिन आपके पास और कोई संसाधन नहीं है जिस तरीके से आप उनको प्रेम से ससम्मान विस्थापित कर सकें। मैडम, हम विस्थापन के सवाल पे आएँगे। हुँ। मैं पहले तो उसी सवाल पे लौटना चाहता हूँ कि अ, क्या लग रहा है हाँ, घूम जब रही हैं तो मैं वही वही आपको बता रही हूँ। तो हाँ, ये जो बातें थी, हाँ, इसके खिलाफ ही एक हाँ, प्रण लिया था कि भई, आप निश्चित तौर पर एक बार चुनिए, जी, मैं आपके पास रोते हुए नहीं आई हूँ, मैं आपके पास कमज़ोर बनकर नहीं आई हूँ, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति कभी सशक्त नेतृत्व नहीं दे सकता है। हुँ, वो आपको, क्योंकि वो खुद ही जो है काम नहीं करेगा, तो आपको कोई नेतृत्व दे नहीं पाएगा, कोई कार्य करवा नहीं पाएगा, और यही हुआ है झरिया के साथ। आप जब इमोशनली ब्लैकमेल होकर वोट देते हैं ऐसे नेतृत्व को, जहाँ जिनका कोई विज़न नहीं है कि वो हुँ, आगे करना क्या चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ़ सत्ता पाना है, हुँ, ताकि वो एक पारंपरिक जो सीट है उसको मेंटेन करें। हुँ, तो वो मेरा जो है वो मैं सोचकर नहीं आई थी। मैं सोचकर आई थी कि ये जो मेरे पति के न्याय की लड़ाई है, और वो मैं लड़ती रहूँगी जब तक वो कोर्ट केस चलता रहेगा तब तक। तो आप जब ये घूम रही हैं, हाँ, पूरे झरिया के इलाकों में जब घूम रही हैं, तो क्या अंतर पाती हैं 2019 के चुनाव में और 2024 के विधानसभा चुनाव में? कितना अंतर है? बहुत अंतर है। हाँ, उस समय जो था, वो लोगों का प्रेम था, एक सिम्पैथी थी इनके प्रति, हाँ, तो लोगों ने मुझे चुना था या नहीं चुना था मुझे नहीं पता, लेकिन इनको, हाँ, जो उनको लगता है कि कहीं एक 2014 की गलती दोबारा ना हो जाए, हुँ, तो उनको चुना था। इस बार जो चुनाव है, वो हम झरिया के मुद्दों पर, जो मैंने प्रोमिसेस किए थे, उन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हुँ, और दूसरा है, तो लोगों सॉरी, तो लोगों ने ये बात नोटिस की कि काम किया जा सकता है। हाँ, इन्हीं चीज़ों को लेकर जा रही हूँ। तो बहुत सारी शिकायतें तो कभी खत्म नहीं होंगी, आपने बिल्कुल। क्षेत्र घूमा है, हुँ, आपने देखा है, लेकिन हम बेहतर कर पाए हैं, हुँ, और हर एक व्यक्ति बोलता है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना कार्य किया जा सकता है झरिया में। ठीक बात है। तो उनका ये है। हुँ, और दूसरी चीज़ें हैं कि एज़ यूजुअल जो शिकायतें होती हैं कि अभी और करना बचा है, मेरा ये रह गया, मेरा हुँ, ये रह गया, मेरे यहाँ ये छूट गया, तो वो सारे मुद्दे हैं। लेकिन जो एक पॉज़िटिव चीज़ है, और जो हमेशा मैं कहीं भी जा रही हूँ, जो प्रेम महिलाओं से मिला है, हुँ, क्योंकि महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़कर जो है हमेशा, जब वो घर आएँ या उनसे जब भी मिलना हुआ, छोटी-छोटी उनकी समस्याओं का निराकरण किया है, तो वो हुँ, खुशी और वो विश्वास है उनको कि अगर कोई करेगा तो यही करेगी, क्योंकि मैंने करके दिखाया है। ठीक बात। तो ये 2 चीज़ें हैं। ये प्रेम भी है, लेकिन एक आप एंटी इनकम्बेंसी का जो एक वो बोल लीजिए हाँ, कि भई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इतना कर दिया लेकिन ये क्यों रह गया? हुँ। तो वो ठीक है, वो एक्सेप्टेड है, वो आप सुन लीजिए, लोग खुश हो जाते आपके हैं अपने आप। आपके विपक्षी जो हैं, विपक्षी क्या मतलब इस सीट पे हेडलाइन ही अखबारों और तमाम वेबसाइटों पर लिखी जा रही है कि देवरानी वर्सेस जेठानी की लड़ाई है। आप आपके जो प्रत्याशी हैं रागिनी सिंह, वो आप पे आरोप लगाती हैं या उनके जो समर्थक हैं वे आरोप लगाते हैं या बीजेपी के कैडर आप पे आरोप लगाते हैं कि भाई 2019 में तो ठीक है सांत्वना वोट मिला, 12,000 का लीड लेकर पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव जीतीं। अभी की स्थिति क्या है? क्या वाक़ई आप संवेदना के स्तर पे चुनाव जीतना चाहती हैं क्या? अगर
हाँ, तो फिर इसके कारण क्या हैं? अगर नहीं, तो जितनी भी गाड़ियाँ आपके प्रचार-प्रसार में घूम रही हैं, उसमें नीरज सिंह की तस्वीरें हैं और उसमें लिखा है मैं हूँ नीरज। तो एक तरह से इनकलकेट करना भी लोगों के ज़हन में वो स्मृतियाँ याद कराना भी, उसको लेके भी आप लगातार कैंपेनिंग में चीज़ें कर रही हैं। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप 2019 वाला ही चुनाव लड़ रही हैं 2024 में, पुराना हो गया ये वाला बात। नहीं, ऐसा नहीं है। अ, मैं पूर्णिमा नीरज सिंह मेरा नाम है, मेरा नाम पूर्णिमा सिंह नहीं है। हुँ, तो नीरज तो रहेंगे ही रहेंगे, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में रहेंगे। हुँ, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। मैं उनसे 5 काम पूछ लूँ ना कि विगत 15 वर्षों में कोई 5 काम बता दीजिए जो आपने किए हों हुँ, झरिया के लिए, 5 काम, ज़्यादा नहीं। मैं तो 5 ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 भी बोल दूँ तो शायद वो ना बोल पाएँ। हुँ, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। किसी भी कार्य से कोई सरोकार रहा नहीं है। सिर्फ़ बाहुबल के दम पर जो परिवार की लेगेसी है, उसको जिस तरीके से मेंटेन करना चाहिए था, हुँ, जो पारिवारिक परंपरा को लेकर चलना चाहिए था, वो तो वो कर नहीं पाए। बाकी कितनी समझ और बूझ है वो लोगों को दिख जाता है। हुँ, तो जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो वो यही सब बोलते रहेंगे। तो मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। मैंने कार्य किया है, लोगों के बीच में गई हूँ और नीरज बाबू के प्रति जो संवेदनाएँ हैं, हुँ, वो मुझसे जुड़ी हुई नहीं हैं। नीरज बाबू को लोग मुझसे पहले से जानते थे, हुँ, उनके व्यवहार को जानते थे। उनकी संवेदनाएँ उनके प्रति रही हैं और हमेशा रहेंगी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आज भी उनके जाने के 8 वर्ष बाद तक कई लोगों से मैं पहली बार मिलती हूँ और उनकी आँख में आँसू होता है। मुझे नहीं पता कि इतना क्या प्रेम और कैसा उनका रिश्ता रहा होगा लोगों के साथ। लेकिन वो संवेदनाएँ उनके उनके प्रति हैं और वो हमेशा रहेंगी। इसका कहीं फ़ोटो और किसी चीज़ से लेना-देना नहीं। अब थोड़े उन सवालों पर भी आते हैं, जिनको लेके बीते कुछ वर्षों में या यूँ कहें कि बीते कुछ महीनों में आपकी खूब चर्चाएँ होती रहीं। ऐसा कहा गया कि जब राम मंदिर का अनुष्ठान जब राम मंदिर को लेके भाजपाई कार्यक्रम कर रहे थे, तब आपकी पूरी पॉलिटिक्स एक तरह से कोर हिंदू या कोर बीजेपी पॉलिटिशियन के तौर पर आंकी गई। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने यहाँ तक कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। और इस तरह की खबरें आई कि आप दिल्ली भी गईं और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात भी हुई। ये क्यों इस तरह की चर्चाएँ होती रहती हैं? आप कांग्रेस में पहली बार चुनाव जीती, आपके पति यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। अब बीजेपी में जाने की बात होती है। लास्ट टाइम ये कहा गया विधानसभा चुनाव से पहले कि भाई रागिनी सिंह चूँकि ऑलरेडी बीजेपी में हैं और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अगर पूर्णिमा नीरज सिंह आएँगी तो फिर क्या होगा? तो इस वजह से आपको शायद प्रदेश की तरफ से या राष्ट्रीय नेताओं ने मना कर दिया। क्या इस तरह की बातों में कोई सत्यता है या फिर आप इसका खंडन ही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये बड़ी मज़ेदार बात है, मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आप जब धनबाद लोकसभा या धनबाद ज़िले को देखेंगे, हाँ, तो यहाँ पर एकमात्र कांग्रेस से विधायक हाँ, 52 साल बाद हम हुए। ठीक। इसके पहले धनबाद विधानसभा से 2009 से 14 मनान मलिक जी हुए। जी। तो इक्का-दुक्का ही कांग्रेस के विधायक आए हुँ, और जिस समय में और जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बनी, तो एकमात्र विधायक होने के नाते मुझे टारगेट करना बहुत आसान था क्योंकि मैं एक तो जनरल और जो बाकी आप रिप्रेज़ेंट करते हैं सो कॉल्ड जिसमें मैं आदिवासी नहीं हूँ, हाँ। तो वो सबको लगता है कि इनके लिए स्विच करना आसान है। तो मुझे टारगेट करना इस रूप में कि भई ये तो स्विच ही कर जाएँगी, नहीं, नहीं, कभी ना भांपा कभी। तब गया जब जब तमाम कांग्रेसी नेता जब राम मंदिर नहीं जा रहे थे या राम कथा नहीं करा रहे थे अपने विधानसभाओं में, तब आप भव्य राम कथा का आयोजन करा रही थी। तब लगा कि नहीं मतलब अब तो समय आ गया है कि पूर्णिमा नीरज उससे सिंह पहले मैंने इफ्तार कराया था लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला हाँ, तब। उसके जस्ट 6 महीने पहले इफ्तार भी हुआ था जहाँ लगभग 5,000 लोग थे। लेकिन इसकी तो टाइमिंग को लेके इसलिए सवाल थे क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक नहीं, था। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं पहली विधायक हूँ हाँ, इस 2000 पंचम झारखंड विधानसभा से जो जी। राम मंदिर गई भी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, मेरी आस्था और मेरा कार्य 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे पे हावी नहीं होते हैं, लेकिन मैं अपनी आस्था को छुपाऊँगी भी नहीं। हुँ, मैं जो हूँ, मैं वो हूँ। ठीक बात। अभी की वर्तमान स्थिति ये है कि बीजेपी के लोग ये बता रहे हैं और खास करके आपके भी कई लोगों से जब बातचीत हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि भाई कंफ्यूज्ड हैं यहाँ के वोटर भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस की सीट निकलेगी कि बीजेपी की सीट निकलेगी। स्थितियां ये रही हैं कि बीजेपी की ये परंपरागत सीट भी रही है और 2019 में आपने ये भ्रम तोड़ा भी है चुनाव जीतकर।
क्या लग रहा है मतलब एक तो रुस्तम अंसारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जीएलकेएम के टिकट पर जयराम महतो की पार्टी से। कहा जा रहा है कि वे मुसलमान अल्पसंख्यक वोट काटेंगे जिनकी बहुलता है सबसे ज्यादा इस सीट पर। लगभग 60,000 के करीब वोटर बताए जाते हैं इस सीट पर। वो कह रहे हैं कि अगर 5,000 वोटर भी अगर अल्पसंख्यक के डाइवर्ट हुए तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर पूर्णिमा नीरज सिंह को होगा। और लोग ये भी बता रहे हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ और राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि इस सीट पर जीत का मार्जिन, हार का मार्जिन महज 5 से 6,000 का होगा। कैसे रिएक्ट करेंगे और इसका क्या काउंटर है आपके पास? कोई काउंटर नहीं है, मेरा लड़ना मेरा काम है। हाँ। मैं इस पे फोकस करूं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, हाँ। उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ हम्म। स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए। मैं वहाँ फोकस कर रही हूँ। नहीं, 2019 के विधानसभा चुनाव में आपकी जीत को लेकर जो बात कही जाती है वो कही जाती है कि आपने दो काम ढंग से किया। आपने अपनी जनता को ये बताया कि जो व्यक्ति अपने सरकार में होते हुए, विधायक होते हुए अपने आप को जेल जाने से नहीं रोक पाया, वो व्यक्ति जनता को क्या संरक्षित करेगा। और दूसरा कि आपने तब मुसलमान वोटरों के बिखराव को बहुत कायदे से सुलझाया। इस बार दोनों ही चीजें आपके साथ नहीं। मुसलमान वोटर कह रहे हैं कि बिखर भी रहे हैं, और दूसरा कि उस तरह की संवेदनाएं नहीं। कैसे देखती हैं आप? चैलेंज है, हाँ। पर आप मानती हैं एक चैलेंज? एक पक्ष आप प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, हाँ। चैलेंज है, चुनाव कभी आसान नहीं होता है। आप तो हाँ। हर विधानसभा जाते हैं, कवर करते होंगे, देखते होंगे, जी। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, तो देखते होंगे आसान कभी नहीं रहा है। हाँ। लेकिन हर, जैसा कि हर विधानसभा, आप बार बार बोल रहे हैं कि पिछला विधानसभा चुनाव का मुद्दा अलग था, हाँ। समीकरण अलग थे। इस हाँ। बार चुनाव अलग है और समीकरण अलग है। बिल्कुल। पता नहीं क्या आप लोगों के लिए भी हो सकता है चुनाव के एंड में कुछ ऐसी सरप्राइजिंग सी चीज आ जाए जो किसी को समझ में ना आए। आप ये उम्मीद कर रही हैं? झरिया विधानसभा क्षेत्र बहुत डाइवर्स क्षेत्र है, हम्म। मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ, ठीक है। जितना मैं लोगों को जानती हूँ। एक तो यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, थोड़ा हम चाहते हैं कि उस पर भी बातचीत हो। यहाँ एक तो विस्थापन की जो समस्याएं हैं, दूसरा पानी की जो समस्याएं हैं, पेयजल की जो समस्याएं हैं, जिसको लेके रोड तक यहाँ के ग्रामीण जाम करते रहते हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि ग्रामीण पानी की वजह से, पेयजल की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण रोड पर सड़क जाम कर रहे हैं। क्या वाकई बीते 5 वर्षों में जो इस तरह के मूल काम हैं, क्या उन पर बहुत गहनता से काम हो पाया है बीते 5 वर्षों में? और बिल्कुल। आप इस काम को लेकर के कितनी संतुष्ट भी हैं? क्या आपको लग रहा है कि नहीं, ठीक ढंग से काम हो पाया है? विशेष करके जब आप झरिया विधानसभा की बात करते हैं तो दो प्रमुख मुद्दे हैं इसमें, विस्थापन और हाँ। पेयजल आपूर्ति है। बिल्कुल। और ये दोनों समस्याएं इसलिए इतने समय तक है, मैंने शुरुआत में ही बोला था आपको हाँ। कि जब आप नेतृत्व चुनते हैं तो आपको सशक्त नेतृत्व क्यों चाहिए, हाँ। क्योंकि उनके पास एक विजन होगा कि उनको करना क्या है। हम्म। और जब आप कोई समस्या बहुत दिनों के लिए छोड़ देंगे हम्म। तो वो बाद में इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाती है। और जो विगत प्रतिनिधि रहे, हम्म। उन्होंने कभी इस समस्या को ना तो सीरियसली लिया, ना इस लायक समझा, और ना खुद इस लायक थे कि उसको कंट्रोल कर सकें। हम्म। पेयजलापूर्ति, और मुझे लगता है शायद ज्ञान भी नहीं था इतना। 2009 में एक WTP बनता है जिससे जलापूर्ति धनबाद को तो हो रही है आज की डेट में, लेकिन झरिया में बनने के बावजूद वहाँ झरिया के लोगों को पानी वहाँ से नहीं मिल रहा है। ठीक। अगर झरिया में कोई ऐसा कार्य होता है तो वहाँ के जनप्रतिनिधि को ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक था कि सबसे पहले अगर किसी को मिले तो यहाँ के लोगों को वहाँ से जलापूर्ति होनी चाहिए थी। अब ये समस्या इतनी वृहद और इतनी बड़ी हो गई हम्म। कि हमने सबसे पहले डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो संसाधन, उपलब्ध संसाधन हैं, उनको हम किस तरीके से मेंटेन करें तब तक, जब तक कि जो 310 करोड़ की योजना दी गई है उसको संपूर्ण ना कर लिया जाए, उसको पूर्ण ना कर लिया जाए। ठीक। उसमें सबसे पहला था कि माडा के कर्मचारियों का जो है आए दिन हड़ताल हुआ करता था। हम्म। और मुझे याद है कि मेरे जीतने के 1 महीने बाद भी उन्होंने नोटिस किया था, और नोटिस देने तक ही वो रह गया था, उसके बाद आज तक कभी हड़ताल नहीं हुई। हम्म। क्योंकि उनका जो सैलरी था वो बहुत दिनों से पेंडिंग था, 5-4 साल 5 साल ऐसे। हम्म। आए दिन लोग सड़कों पे उतर जाया करते थे। हमने बहुत हद तक वो कंट्रोल किया है, क्योंकि हर बात में, हर अगर एक दिन भी पानी बंद हुआ है तो उसका संज्ञान लेकर कि क्या समस्या आई, कहाँ आई। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, जो पहले से चल रहा है, वो बहुत पुराना हो चुका है, 70-80 वर्ष पुराना है। ठीक। बोलते हैं अंग्रेजों के ज़माने का है वो। हम्म। तो जब तक हम नया प्लांट पूरा नहीं कर सकते, मेरे सबसे प्राथमिकता ये रही कि जो उपलब्ध संसाधन है उनको हम मेंटेन करके चलें। हम्म। दूसरा, जब आप RSP कॉलेज का बात करते हैं हमारे यहाँ, ये एक प्रमुख कारण रहा कि डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए हम्म। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए इन्होंने
हमारा जो सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना कॉलेज धनबाद जिले का, रातों रात उसे उठाकर बोला जाता है कि आज क्लासेस यहाँ से बंद की जाती हैं, ये भूदसान क्षेत्र में आता है, आप जाइए बेलगड़िया में कहीं अकेले जंगल में पढ़िए, एक हाई स्कूल का बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाता है। और उस समय जो प्रतिनिधि थे वो, क्योंकि मेरी पति की हत्या करने के बाद जेल में थे और आगे कोई आने वाला नहीं था, तो ये सारी चीज़ें कभी इन्होंने सोची ही नहीं कि आज हम जिसके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, कल को 5 साल 10 साल 15 साल बाद ये समस्या कितनी वृहद होने वाली है और इसका क्या आउटकम निकलेगा। अगर आप समय रहते किसी समस्या का संज्ञान ले लें तो वो समस्या एक समय के बाद उतनी बड़ी नहीं होगी। बीमारी जैसा ही है, समस्या कोई भी बीमारी जैसी ही है। आप फर्स्ट स्टेज में कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, फोर्थ स्टेज में नहीं ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये इतना सब कुछ देखने के बाद, मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ अस्पताल का। हमारे यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, इतनी बड़ी विधानसभा में जहाँ इतनी घनी आबादी है, वहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं। वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2009 में बनता है, उस समय के जनप्रतिनिधि के किसी रिश्तेदार ने बनाया और वो बनता है। और उसके बाद उस अस्पताल में जब विभाग हैंडओवर लेने जाता है तो विभाग ये कहता है कि ये बिल्डिंग हैंडओवर लेने लायक नहीं है। ये 2009 की बात मैं आपको बता रही हूँ। और 2009 में फिर वो मामला कोर्ट में चला जाता है और वहीं लंबित है आज तक। ना विभाग पेमेंट करता है और संवेदक पे केस भी होता है और वैसे ही चलता रहता है। उसके बाद भी लोग बार बार चुने जाते हैं। एक ही परिवार के पहले माता जी आती हैं, फिर उनको कुपुत्र बोलेंगे, सुपुत्र बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, वो आते हैं, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल पे संज्ञान नहीं लिया जाता है। आप इतनी इस परिवार के सदस्यों को कहने में इतनी कठोरता और इतनी कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, करनी भी चाहिए अगर आपकी प्रतिद्वंदी हैं तो। मैं कह रहा हूँ कि 4 दशकों तक परिवार एक साथ रहा और इसके बाद स्थितियां बद से बदतर हुई और धनबाद और इसके साथ साथ पूरा राज्य जो है इसका साक्षी बना है। अभी जब आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या ख्याल आता है? मतलब किस निगाह से देखती हैं? प्रत्याशी को प्रत्याशी के तौर पर देखती हैं या फिर जो घटना 2017 में हुई इसकी स्मृतियां भी उतनी ही ताज़ी हैं, उसको लेकर भी आप चुनाव लड़ रही हैं? मतलब ज़हन में क्या है? मुद्दे हैं, विकास हैं, इसके अतिरिक्त एक दिमाग में वो भी द बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है कि भाई मेरे परिवार के साथ या मेरे भविष्य के साथ इतनी बड़ी चीज़ें हुई हैं, जिसके आरोप में आज भी वे जेल में बंद है। तो इस तरह की चीज़ें भी चलती हैं? निश्चित तौर पर दोनों चीज़ें चलती हैं, बिकॉज मेरी शिक्षा जो है और मेरा जो संस्कार है वो बहुत ज़्यादा ये अलाउ नहीं करता कि आप बहुत उसमें अंदर जाकर और हर चीज़ में आप कमी निकालें। मेरे सामने जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी है, मैं उसको प्रत्याशी की तरह डील करूँगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे पति के साथ हुआ वो मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकती। किसी परिवार के साथ ऐसा होता है और जैसे व्यक्ति के साथ उन्होंने किया, जितने हंसमुख होते और जितने प्रिय थे सबके, उस व्यक्ति को हमारे यहाँ आप जब किसी से मिलेंगे तो बोलेगा कि वो इंसान घर की गाय बोला जाता है ना, वो कि हमेशा समाधान की तरफ जाने वाला व्यक्ति, हमेशा लोगों को समाधान करके समस्या से निकालने वाला व्यक्ति, सबका प्रिय, सबके बीच में लोकप्रिय, उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया इन्होंने। आप बताइए कि क्या गलती थी कि मेरे पति को 67 गोलियां लगी? क्या गलती थी? वो आतंकवादी तो नहीं थे। इस जिले के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे और बहुत कम उम्र में। क्या गलती थी उन 4 लोगों की जो उनके साथ थे? तो आप जो मेरी वेदना कहिए वो है और वो जीवन भर रहेगी। लेकिन चुनाव है, सामने प्रत्याशी हैं। मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल कभी नहीं होती हूँ और कभी होंगी भी नहीं, लेकिन एक समय के बाद मुझे लगता है कि कभी कभी शायद बोलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके लिए तो ये लड़ाई रही होगी कि इस सीट को जीतना है, सबसे बड़ी जीत उस लड़ाई की यही रही होगी आपके जहन में जब 2019 में आप चुनाव लड़ने जा रही थी कि इसका सबसे बड़ा बदला यही है कि मैं सीट को, जो पारंपरिक सीट है उनके परिवार की, आप वो छीने। 2024 में अगर जो आप प्लान कर रही हैं, जो आप जिस लड़ाई में आप जा रही हैं, अगर उसके परिणाम आपके विपक्ष में आते हैं, परिणाम बिल्कुल उलट आते हैं, तो माना जाए कि वो आपकी लड़ाई की हार होगी एक तरह से, जिस सीट। नहीं, वो मेरी लड़ाई की हार नहीं होगी, ये मेरी लड़ाई का हिस्सा है। हाँ, ये मेरी लड़ाई का अंत नहीं है। इसका ये मेरी लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा है जिसको मैं लड़ रही हूँ, जिसको मुझे करना है। क्या मेरी लड़ाई का हाँ, जो अंत होगा वो उस कोर्ट केस के साथ होगा जहाँ उस व्यक्ति को सज़ा होगी और उसके साथ जितने लोग मिले हुए हैं 11 लोग, उनको सज़ा होगी।
ये मेरी लड़ाई का सिर्फ एकमात्र हिस्सा है। क्या यहाँ पे एक तरह से चुनाव न सिर्फ प्रत्याशी के खिलाफ होती है बल्कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल क्या प्राइवेट कंपनीज भी जो यहाँ पे जो कंपनियां काम कर रही हैं उनकी भी होती है? क्या दोनों ही तरफ से आपको दोनों खेमों से चुनौती मिल रही होती है, दोनों खेमों से आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है क्या? इस तरह की चीजें इलेक्शन में होती हैं क्या? बड़ी मज़ेदार बात आपको बताती हूँ। हाँ, बिल्कुल दोनों तरफ से लड़नी पड़ती है। एक तो सामने आपके पास एक सामने पॉलिटिकल प्रत्याशी होता है, हाँ, दूसरा जो उस पॉलिटिकल प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा होता है, वो होता है। तो मेरे सामने दोनों चुनौती है और वो पार्टनरशिप ऑन पेपर पार्टनरशिप है दोनों की। अच्छा। तो वो समस्या हमारे सामने मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि रागिनी सिंह उनका अपना व्यवस्था है मतलब वो खदान में और इन चीज़ों में हाँ, हाँ, पूरी व्यवस्था है। ये तो उनका जो आप एफ़िडेविट देखेंगे उन्होंने जो दाखिल किया है, हाँ, जिसमें उनकी पिछले 4 वर्षों में 4 गुना संपत्ति बढ़ी है, ये उसमें साफ दिख रहा है और उनकी पार्टनरशिप है, वो कंपनीज़ वो आप कहीं भी डेटा निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इनकी पार्टनरशिप है इन लोगों के साथ, जो आज सबसे बड़ा कारण है झरिया में डर और भय के माहौल के लिए, किस तरह की गुंडागर्दी चुनौतियाँ में। होती हैं जब मतलब कंपनी से किस तरह की चुनौतियाँ? चूँकि लगातार जो हम लोग देखते हैं, वही स्थानीय विधायक प्राइवेट कंपनीज़ के खिलाफ लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कई बार मुआवजे नहीं मिलते हैं, हुँ, कई बार विस्थापन की समस्या है, कई बार पानी की समस्या है, तो वो विधायक वहाँ पहुँचते हैं। जैसे बेरमो की समस्या है बड़का गाँव की समस्या है, आपकी तस्वीरें कई बार आती हैं कि आप वहाँ गई हैं। किस तरह की चुनौतियाँ हैं कंपनीज़ के खिलाफ? विस्थापन को लेकर जो हाँ। नहीं जबरन वो इलेक्शन विस्थापन में किया गया। कैसे वो लोग मतलब आप आपकी परेशानी आपको चुनौती देते हैं? कंपनीज़ किस तरीके से चुनौती बनती है इलेक्शन के टाइम? कंपनी सब पैसा खर्चा करके। हाँ, बहुत सिंपल मुझे अभी जो ज्ञात हुआ उसके अनुसार जो है जगह-जगह जाके जहाँ हम कैंपेन कर रहे हैं या जहाँ हम जा रहे हैं उसके बाद वहाँ पर अक अकूत पैसा बहाया जा रहा है। लोगों को लिफ़ाफ़े में ₹1000 ₹1500 दिए जा रहे हैं और क्योंकि उन्हें पता है, ये बहुत क्लियर हो चुका है विगत 5 वर्षों में उनके लिए हाँ। कि अगर उनको रोकने के लिए कोई खड़ा है, तो सामने यही एक पक्ष खड़ा है और कोई खड़ा है नहीं। तो इन्होंने 2017 में भी ट्राई किया। हुँ, पहले मेरे पति खड़े थे, उनको हटाने का प्रयास किया। हुँ। अब महिला होने का लिहाज करते हैं या क्या करते हैं, सामने नहीं आ पाते हैं या सामने आएँगे तो सारा पर्दाफ़ाश ऐसे ही हो जाएगा, तो सामने किसी और को कर दिया है और खुद पीछे से जो है तो क्या पैसा कंपनियों की बढ़ा रहे हैं। तरफ से इस तरह के ऑफ़र आते हैं कि इस तरह के मुद्दे पर आप रिएक्ट ना करें या आप इंटरवीन ना करें या मैनेज होने की बात भी आती होगी? हाँ, बिल्कुल आती है, लेकिन मैनेज हो नहीं पाते और जो लोग मैनेज नहीं हो पाते, उनके साथ यही किया जाता है जो हमारे चुनाव में हो रहा है कि अब आप पैसा बहाइए, इनको किसी भी कीमत पे जो है हमें हराना है, ताकि हमारा जो रास्ते का रोड़ा है, हुँ, वो हट जाए और हम मनमानी तरीके से जैसे पहले कर रहे थे, वैसे ही करें। ठीक बात। मुझे लगता है कि झरिया के विषय पर लगभग हमने मूलभूत चीज़ों पे बातचीत की है। थोड़ा सरकार के स्तर पर आते हैं। सरकार हेमंत सोरेन की सरकार 5 वर्ष चली, हुँ, बड़ा उथल-पुथल का माहौल भी रहा, हेमंत सोरेन जेल भी गए 5 महीनों के लिए। चंपई दा आए और चंपई दा भी अब बीजेपी में है। सरायकेला विधानसभा सीट अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या स्थिति है? पूर्णिमा नीरज सिंह एक महत्वपूर्ण इकाई हैं, आप एक विधायक हैं और 81 विधानसभा में आप एक सीट से आप रिप्रेज़ेंट करती हैं। क्या देखती हैं? आपकी सरकार की वापसी हो रही है या मामला अब भी आपको यहाँ भी 50-50 का लग रहा है? क्या लग रहा है? मुझे लग रहा हो रही है। 50-50 तो अच्छा संकेत है। हाँ, अगर आप 50-50 किसी के लिए बोल देते हैं, तो वो अच्छा संकेत होता है। हाँ। प्रॉब्लम तब आती है जब आप कोई संकेत नहीं देते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप 50-50 खुद बोल रहे नहीं, हैं, तो ये आपको किसी क्या के लिए लग रहा बढ़िया है? है। आपको क्या लग रहा हाँ, आ रही है। है? आपकी सरकार वापस वापस आ रही है। अभी हाल के लोकसभा चुनाव में लगभग 5 आदिवासी सीटें बीजेपी हारी। क्या लग रहा है? मतलब कई वोटर जो हैं वो कह रहे हैं कि इसके बाद 5 आदिवासी सीट जीतने के बाद जेएमएम कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है और शायद इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। जस्ट लाइक कि हरियाणा इलेक्शन में जो हुआ, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी। वहाँ लड़ाई इस बात को लेके थी नहीं कि हम कितने सीट जीत रहे हैं। वहाँ लड़ाई कांग्रेस के बीच इस बात को लेके थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और चुनाव बीजेपी वहाँ आसानी से चुनाव जीती। आसानी से तो नहीं पर टफ था वहाँ टफ था। बीजेपी चुनाव जीती। क्या आप लोग भी ओवर कॉन्फिडेंट हैं इस मामले को लेके? आपकी जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हेमंत सोरेन हैं, कल्पना नहीं, सोरेन हैं या कोई मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट है। हाँ, एक कॉन्फिडेंस इस चीज़ का है कि देखिए सरकार जो भी आती है हाँ, और विगत जो झारखंड का इतिहास रहा है, हुँ, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने जो है इस तरीके का काम किया जिस तरीके जब आप मैं कैसे इसको फ्रेम करूं। सरकार ज़मीन के टुकड़े पे तो ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं आती है। हुँ, ज़मीन के टुकड़े के लिए प्राइवेट पार्टनर्स आते हैं, व्यवसायी आते हैं। सरकार आती है लोगों के लिए और लोगों के लिए मतलब मैं एक डेटा देखी थी जब हमें विधानसभा में बोलना होता है तो कुछ कुछ पॉइंट्स
तो खुद हम निकाल कर लाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, करते हैं। एक डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पिछली सरकार में हम्म, जो एक 5 साल की पहली स्टेबल सरकार झारखंड को मिली 2014 से रघुवर दास वाली सरकार। 2019 में, उस सरकार में 23 मौतें 23 मौतें इस राज्य में भूख से होती हैं। उस समय तो कोरोना जैसी महामारी नहीं थी, हम्म, सब लोग बाहर काम कर रहे थे, आ जा रहे थे, नॉर्मल बिल्कुल व्यवस्था थी। हम्म, उस समय अगर एक ऐसे समय में 23 मौतें भूख से होती हैं, हाँ, तो किसी भी सरकार के लिए ये बहुत दुखद है। मतलब आप जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लीजिए, हाँ, आप बहुत विकास की बात कर लीजिए, हम्म। लेकिन उसके बाद अगर आपके यहाँ मौतें भूख से हो रही हैं बीजेपी तो आपकी इस बयान को संभवतः सुनेगी तो उस पे उनका पहला रिएक्शन ये होगा कि ठीक है, हमने गलतियां की और सरकार हमारी चली गई, खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, सरयू राय ने चुनाव हराया और उसी कोल्हान में 14 में से 0 सीट पर वो आ गए। आपकी सरकार में उत्पाद सिपाही भर्ती में मामले में लगातार बच्चों की मौत हुई, 1 मौत, 2 मौत, 3 मौत। इसके बाद कहा गया कि कम से कम सरकार को सुध लेनी चाहिए थी। लगातार मौतें होती गई, सरकार ने सुध नहीं ली, बाद में उनके मुआवजे का ऐलान किया गया जब बीजेपी सड़कों पर उतर आई तब। कैसे देखती हैं आप? आपकी सरकार में रोजगार, युवा, बेरोजगारी, इस तरह के तमाम मुद्दे बहुत मतलब उनको मुद्दा बनाया जा रहा है इस बार के चुनाव में। क्या 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 देखती हैं आप? बेरोजगारी झारखंड का मुद्दा आज से नहीं है, मैं कह रही हूँ विगत, मैंने बोला ना कि पहले कोई समस्या को अगर आप पहले टैकल कर लें हाँ, तो वो समस्या बाद में इतनी वृहद और इतनी बड़ी नहीं होती है। 18 वर्षों के इतिहास में सिर्फ 6 जेपीएससी हुई, हाँ, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तो ठीक। हमारे विगत 5 वर्षों में हुई। हम्म, जेएसएससी का एग्जाम 8 वर्षों बाद हुआ, हम्म, उस पर आरोप भी लगा लेकिन दोबारा हुआ फिर। हम्म, उसके बाद कई भर्तियां हुई। उत्पाद सिपाही की जो आप बात करते हैं वो बहुत दुखद है, किसी के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम्म। और मैंने खुद इस बात को जो है संज्ञान में लाकर माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इस पे जितनी जल्दी संज्ञान ले लिया जाए आपको लगता है कि उतना लेट हुआ अच्छा है। सरकार से इस मामले में? सॉरी। संज्ञान लेने में सरकार ने लेट किया, आपको लगता है ऐसा? सरकार बहुत वक्त तक चुप रही, जब तक तब तक कई मौतें हो चुकी थी उत्पाद सिपाही के मामले में। आपको लगता है कि सरकार ने अपने स्तर पर लेट कर दी? मुझे लगता है जो क्राइटेरिया रखा था एग्जाम के लिए वो थोड़ा टफ था हाँ, बच्चों के लिए। हाँ, उन्होंने लेट किया या नहीं किया उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्राइटेरिया रखा था, अगर उससे एक आध दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद उसको चेंज कर देना तुरंत चाहिए एक्शन थे। में आना चाहिए। एक्शन ठीक में है। आना चाहिए। अभी जब आप जा रही हैं कैंपेन करने के लिए या अपने लोगों से जब मिल रही हैं, तो क्या जो आपसे युवा हैं आपके इलाके के, क्या वे पूछते हैं कि 5 साल में, जैसे पहले साल में 5 लाख का वादा था, खुद हेमंत सोरेन का एक ट्विटर का एक स्क्रीनशॉट हर जगह सर्कुलेट होने लगता है अचानक से, और उसमें उन्होंने खुद लिखा था कि परेशान ना हो झारखंडियों और झारखंड के युवाओं, पहली सरकार मतलब पहले साल में ही हमारी सरकार 5 लाख युवाओं को नौकरी देगी। जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 12,000 के आसपास की सरकारी नियुक्तियां हुई हैं। ये आंकड़ों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। कैसे देखती हैं और युवाओं को क्या बता रही हैं अपने इलाके में? युवाओं के लिए जितनी भी नियुक्तियां आई हैं जो पहले की हुई थी, जिनका एग्जाम का रिजल्ट होल्ड हुआ था, हाँ, उसमें मैं सरकार के पक्ष में कभी नहीं रही। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए विगत 5 वर्षों में जी, सरकार के पक्ष में कभी भी नहीं रही। और हमेशा यही बात बोली कि अगर सरकार को देना है तो इसको देकर खत्म करें। हम्म, युवाओं को आपको नौकरी देनी ही होगी, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सरकार का यही काम है। मैंने बोला मेरा स्टेटमेंट कभी अलग नहीं हो सकता इस बात से, और स्टैंड कभी अलग नहीं होगा। हाँ, अगर मैं कह रही हूँ कि आपका काम, सरकार का काम सिर्फ भूखंड पे राज करना नहीं है, हाँ, लोगों के लिए कार्य करना है, तो लोगों में युवा भी तो आते हैं हमारे। बिल्कुल, तो आप एक वर्ग को अछूता नहीं छोड़ सकते हैं। हम्म, सरकार ने प्रयास किया, कोविड ने हमें बहुत डैमेज किया, हाँ, लेकिन उसके बाद भी समय था। और हर बार हम्म। जब भी कोई ऐसा मामला आया, चाहे वो जेपीएससी का रहा हो या उत्पाद सिपाही का रहा हो, तो युवाओं सबसे के बीच निराशा है, आप ये महसूस कर रही हैं? क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं तो युवा इस सरकार में कम से कम इसलिए बहुत खफा हैं क्योंकि उनको लगता है कि वे आदिवासी सेंटिमेंट के लिहाज से इस सरकार को नहीं उन्होंने चुन किया। वो आदिवासी सेंटिमेंट बनना शुरू हुआ जब हेमंत सोरेन जेल गए तब, और जब लोकसभा के चुनाव हुए और उसकी परिणति हुई कि 5 आदिवासी सीट बीजेपी हार गई। ये सरकार, युवा बता रहे हैं कि ये सरकार आई ही थी इस बिना पे कि उनको नौकरी नहीं मिली थी रघुवर दास की सरकार में। पर यहीं यहाँ भी वही छलावा हुआ। कैसे देखते हैं? मतलब आप वाकई महसूस करें कि युवा वर्ग, जो बड़ा वोटर वर्ग है, वो इस बार टूट रहा है आपकी सरकार से? मुझे लगता है कि उम्मीद तो सबको बहुत ज्यादा थी, हाँ, और उसी उम्मीद पे हम लोग आए थे। और आज भी मुझे जो लोग मिलते हैं, हम्म, पर मुझे लगता है इतनी जल्दी उम्मीद छोड़ी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं पर कुछ नहीं कर पाए हैं या कुछ कम कर पाए हैं, तो दूसरे फ्रंट पे हमने उसको बेहतर किया है। ठीक है। आप रोजगार के मसले पर अगर सरकार काम नहीं कर पाई, बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान था, हम्म। युवा कह रहे हैं कि हमें तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली। सरकार तो उस पर भी पीछे नहीं जा रही है।
उसका उस सरकार ने कब ये कहा कि हमने जो है हम मना कर रहे हैं कि अब हम नहीं दे पाएंगे? नहीं, सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं। नहीं दिया नहीं, उन्होंने कब कहा कि हम नहीं देंगे? वो देंगे, हाँ, लेकिन लेकिन कब 24 के? ससमय चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा, ये बार-बार सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोगों ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई, 1,000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दिया जा रहा है। बीजेपी आरोप लगाती है कि भाई महिलाओं को सम्मान ही देना था तो महज़ चुनाव से डेढ़ महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले क्यों? आप कहते हैं कि कोविड था। कोविड था तो 22 में कोविड खत्म हुआ। आप 23 से शुरुआत कर सकते थे। 23 से तो आपकी सरकार में चंपाई सोरेन तो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, 23 में आप ही मुख्यमंत्री थे। समस्या क्या थी? अगर चंपाई सोरेन भी बीच में आए तो वो तो जेएमएम के ही नेता थे, जेएमएम के ही मुख्यमंत्री थे, मतलब पार्टी के मुख्यमंत्री थे। दिक्कत क्या हुई? क्यों आप लोगों ने प्लान किया कि भाई अगर सम्मान योजना देना ही है तो 2 महीने पहले ही दो? आप मानती हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह मानती हैं कि सरकार को देना था तो पहले देते? लास्ट में एक ये मैसेज आ रहा है कि चुनाव के पहले नहीं, आप लोग जानबूझ सरकार के दे। सरकार का एक एक्शन प्लान होता है ना, हर चीज़ एक अपने टाइमलाइन के हिसाब से होती है। हाँ। आप देखिए ना, इस प्रदेश में कभी बच्चियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली हुँ, और हर वर्ष सरकार ने एक ट्रेडमार्क स्कीम निकाली कि हुँ। ये इस बार करेंगे। उसमें बच्चियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो 1 साल अगर वो हुआ, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए जब सोचना था, क्या सारा तो प्लान एक ही टाइम पे हुआ? बिजली बिल नहीं, की माफ़ी, कृषि लोन माफ़ी, 200 यूनिट बिजली नहीं फ्री? कृषि लोन माफ़ी अगर आप देखेंगे तो पहले भी हो चुका था, हुँ, लेकिन जब उसको लेकर हम लोग गए क्षेत्र में, हुँ। तो वहाँ पर लोगों का कहना था कि इससे हमारा नहीं होगा, ये हमारे लिए इनफ नहीं है। हाँ, कम से कम आप 2 लाख रुपए तक का, पहले 50,000 की माफ़ी हुई। ठीक। तो जब पहली बार माफ़ी हुई 50,000 पहले वर्ष का हमारा जो था, हुँ, तो उस समय जो क्षेत्र से बातें आईं और उसको हुँ, लगातार हम रखते रहे इस बात को कि 50,000, और ये कोई 1 दिन की प्रक्रिया नहीं है। हुँ, जो कृषि लोन माफ़ी की आप बात कर रहे हैं, वो 1 दिन की प्रक्रिया नहीं है। एक उसको इम्प्लीमेंट होकर होने में 1 साल लग जाता है प्लस 1 ईयर। तो तब तक ये बातें क्षेत्र में आने लगी कि भई 1 लाख से तो हमारा एक 50,000 या 1 लाख रुपए से नहीं होगा, कम से कम आप 2 लाख रुपए की माफ़ी करेंगे, हाँ। तो हमारा जो एनपीए हो चुका है वो हमारा छूट जाएगा। तो उसको इम्प्लीमेंट करने में सरकार को ये इवैल्यूएट करना पड़ता है कि इसमें हमारा कितना पैसा जाएगा। सारी उसको सरकारें क्यों इवैल्यूएट करती है ठीक चुनाव से 2 महीने, 3 महीने पहले? ये ये तो आपको स्थितियाँ सारी सरकारों से पूछना चाहिए। हाल के दिनों में एक पार्टी बिल्कुल नई नवेली पार्टी का उदय हुआ। 32 के नाम पर 32 के खतियान को लागू करने को लेकर, भाषा आंदोलन को लेकर जयराम महतो की पार्टी जेल के कैसे देखती हैं? क्या मतलब चूँकि आप तो 5 साल तो आपका बतौर विधायक आपने आपने कार्यकाल पूरा कर लिया। एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव भी है, संगठन में भी आप हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। क्या भविष्य देख रही हैं? जिस तरह जयराम महतो का उभार और अलग-अलग विधानसभाओं में वो कैंपेन कर रहे हैं, भीड़ हो रही है, लोग सुनने को आतुर हैं। 8 लाख, साढ़े 8 लाख वोट लोकसभा में आया है और आप उनके प्रत्याशी आपकी विधानसभा में भी खड़े हैं। कैसे देख रही हैं? क्या भविष्य है? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी है। हाँ, जब तक इस विधानसभा चुनाव का कोई नतीजा ना आ जाए, हाँ, वो कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, भीड़ तो अब बहुत बड़े-बड़े नेताओं के उसमें चुनाव में आप देखेंगे, जी, बहुत भीड़ आती है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो कुछ भी नहीं आता है। तो भीड़ का और चुनाव के रिज़ल्ट का 2 अलग-अलग बातें होती ठीक हैं। बात। ये मेरा अनुभव कहता है, हुँ। और विगत इतने वर्षों से चुनाव ही देख रहे हैं हम लोग। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोकसभा में जो आपका साढ़े 8 लाख वोट आया, उसको देख के आपका अनुमान क्या कहता है? उसको देखकर ये लगता है कि भई जो एंटी इनकम्बेंसी, जो 2 बार 3 बार से सांसद रह गए, हाँ, उनके प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका फ़ायदा मिला है। और एक चीज़ है कि भई युवा हैं, अच्छी बात है। हाँ, युवा लोग जुड़े हैं, ठीक बात। राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में जब आप शुरुआत करते हैं, हुँ। वो कोई भी पार्टी रही हो, अगर आप शुरुआत में ही अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता राह बहुत लंबी होती। सिद्धांत से समझौता मतलब? सिद्धांतों से समझौते का मतलब कि जिस बुनियाद पे आप खड़े हैं, हाँ, जिस बुनियाद पे आपने पार्टी की नींव रखी, हुँ। उस नींव पे आपको टिके रहना चाहिए। क्यों मतलब पूर्णिमा नीरज सिंह को ऐसा लग रहा है कि सिद्धांत से बिल्कुल अलग हो गई है जयराम महतो की पार्टी? बिल्कुल नई नवेली नहीं, पार्टी मैं है, अभी तो न्यूज़ नई। देखती हूँ, बहुत सारे न्यूज़ देखती हाँ, हूँ। लोग अब खफ़ा हो रहे हैं। हाँ। मेरे क्षेत्र के लोग हैं, कुछ-कुछ जैसे बोल रहे हैं, तो आपके क्षेत्र इसलिए में क्या किस तरह की चर्चाएँ हैं? अब मैं आप लोगों के माध्यम से ही जो पढ़ती हूँ, जो करती हूँ, उसी में बात कर सकती हूँ, मैं और तो नहीं बता सकती। हाँ, क्योंकि जिस तरीके का लोगों में क्रेज़, एक बोल लीजिए, एक था कि हम लोकसभा में जाएँगे भई, अच्छी हुँ, पार्टी है युवा है, और हम लोग को भी खुशी होती है हुँ, कि युवा राजनीति में आएँगे। कम से कम एक जो पारिवारिक टैग लगता है सबके ऊपर, हुँ, वो लोग नए लोग आएँगे, नए तरीके से डील करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं वो देखने को नहीं मिला।
इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत समय है कि जब तक हम ये विधानसभा चुनाव नहीं देख लेते, इसके नतीजे नहीं ठीक है। देखते, तब तक कुछ भी बोलना बहुत हाँ, मुश्किल एक है। एक आखिरी सवाल इस पूरे बातचीत में। सबसे बड़ा नुकसान इस दौरान कांग्रेस को रहा है, चूंकि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और कांग्रेस इस बार कई सीटें जो हैं वो लूज करने की स्थिति में है। क्या इस तरह के इनपुट्स वाकई आप लोगों में भी है और क्या इसको लेके संगठन भी सोच में है कि क्या होगा? चूंकि ये बात कही जा रही है कि अगर हेमंत सोरेन सरकार बनाने से चूकते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जवाबदेही जो है या सबसे बड़ा कारण इस बार कांग्रेस हो सकती है। क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस हो सकती है? पिछली बार जो सीटें हाँ। जीत कर हम गए, मोस्टली उसमें कांग्रेस के लोग ही थे, हाँ। जो बीजेपी से सीटें हमने ली हाँ। थी। ठीक बात। और वो वही सीटें थी जो जनरल सीटें हैं, जैसे जिनका महागामा था, जैसे ये झरिया एग्जैक्टली था। हाँ। हाँ। तो आज भी जो फाइट है हाँ। मोस्टली इन्हीं सीटों पर है, ठीक बात। क्योंकि हेमंत जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, उसके बाद जो हमारा आदिवासी वर्ग है वो बहुत नाराज है हम्म। बीजेपी से। इसका नतीजा आपको दिख रहा है, लोकसभा में दिखा है, मुझे लगता है विधानसभा में भी दिखेगा। ठीक। तो वहां पर उसको सेफ सीट का कैटेगरी दिया गया है, या वहां पर फाइट उस तरीके की नहीं है जैसी जनरल सीटों पे ठीक फाइट है। बात। ठीक। जो पिछली बार फाइट थी और जो सीटें हम लेकर आए हैं, हम्म। तो बीजेपी के कैंडिडेट्स वहीं पर हाथ पांव मार रहे हैं हाँ। कि वो सीटें जो हमने खोई हैं हाँ। वो हमें वापस मिले। हेमंत जी से उन्होंने बहुत कुछ खोया और पाया नहीं है, हम्म। लेकिन जो सीटें उन्होंने असलियत में खोई वो कांग्रेस को ही आई हैं। हाँ। तो इसलिए ये बातें उन्हीं के ऑफिस से इतने रूमर निकलते हैं। मुझे तो 5 साल टिकट बांटा गया है, फिर एंड में आके काट दिया गया है। हम्म। तो मुझे नहीं पता मुझे इसमें क्या बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि सीटें उनकी हमने जीती थी, हाँ। तो आज वो सीटें वो वापस क्लेम करना चाहते हैं। ठीक। मुझे लगता है कि झरिया और जो राजकीय राजनीति उसको लेके हम लोगों ने बहुत विस्तृत बातचीत की है। अब चूंकि चुनाव है और चुनाव दूसरे चरण में होने हैं, बहुत ही कम समय बचा है। मुझे लगता है कि समय लगभग 1:30 बज रहे हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया बहुत विस्तृत बातचीत करने के लिए। थैंक यू। लगभग 1 साल से ये पूरा इंटरव्यू बहुत पेंडिंग था, तो आखिरकार ये इंटरव्यू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के थैंक लिए। यू। थैंक यू।